Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today we will discuss about the classification of acid base titration. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सेकंड यूनिट का, ठीक है, जहाँ पे हमने इससे पहले देखा था कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है और हमने देखा था इंडिकेटर या थ्योरी ऑफ इंडिकेटर के बारे में। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स क्लियर किए थे, जैसे कि एसिड बेस थ्योरी पढ़ा था हमने, 5 थ्योरी थी आपकी, उन 5 के बारे में देखा। फिर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात की थी, जो कि बहुत जरूरी था समझना, क्योंकि यहाँ पर आपके वो काम आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी अननोन सॉल्यूशन की, ठीक है, बट बाय यूजिंग नोन सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक नोन होता है, एक अननोन होता है। नोन अननोन कैसे डिसाइड किया गया? जिसकी कंसंट्रेशन पता है वो नोन है, जिसकी नहीं पता है वो अननोन है। तो जिसकी पता है उसका यूज करके हम लोग उसकी पता करते हैं जिसकी हमको नहीं पता है। सिंपल सी बात है, ये पहली टाइप का हो गया। दैट मीन यहाँ पर 2 सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन पता करते हैं। बेसिकली जिसकी पता होती है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जिसकी नहीं पता होती है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है? टाइट्रेंट आपका अधिकतर कोनिकल फ्लास्क में होता है। इसके बावजूद आपका जो टाइट्रेंट होता है वो आपका ब्यूरेट में होता है, ये हमने टाइट्रेशन के दौरान पढ़ा था। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, बट या तो एसिड की या बेस की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड होते हैं, एक आपका एसिड होता है, एक आपका बेस होता है, और जो यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा और बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा और आपका साल्ट बनेगा। इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं, एंड फाइनली हम लोग किसी भी अननोन कंपाउंड की, एसिड की या बेस की कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। ये हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हमने बात की थी। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर की हमने बात की थी कि वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल थ्योरी, ठीक है, जिनमें आपका फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। डिटेल में आप लोग वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। नाउ मूव ऑन टू द दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। बेसिकली इसको क्लासिफाइड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे जो एसिड और बेस होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। दूसरा आपका बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे हमको टाइट्रेशन को क्लासिफाइड करना पड़ा। जैसे कि हमारे पास में कंपाउंड होता है आपका, एक एसिड होता है, एक हमारा बेस होता है, ठीक है। एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और एक हमारा वीक एसिड होता है। इसी तरीके से बेस भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा हमारा होता है वीक बेस, ठीक है। अब इसको क्लासिफाइड कैसे किया गया? हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जहां पर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। जिसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका डिसोसिएशन कम होगा वो आपका वीक होगा, चाहे तो वो एसिड हो या आपका बेस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे आप उनको सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लेके आते हो, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे कि HCl आपका H+ और Cl- में पूरी तरह टूट जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे कंपाउंड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये हमारे सॉल्यूशन की पीएच को क्या कर देते हैं? एसिडिक कर देते हैं, क्योंकि खुद का नेचर एसिडिक है। एसिडिक कैसे करते हैं? क्योंकि ये आयोनाइज होने के बाद में H+ डोनेट करते हैं। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। कम होने का मतलब है एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूं तो HCl, H2SO4, ठीक है। तो ये आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इसकी रिएक्शन शो करना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सिंबल लगेगा, और ये सिंबल इंडिकेट क्या कर रहा है कि रिएक्शन सिर्फ आपकी फॉरवर्ड हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, बैकवर्ड नहीं हो रही है। अगर बैकवर्ड होती तो उसका आयोनाइजेशन कम हो जाता। बैकवर्ड का मतलब है आयन से दोबारा आपका HCl बन जाना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। आपके HCl से पूरी मात्रा में क्या बन रहे हैं? H+ और Cl-। तो ये क्या है? आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ वीक एसिड के बारे में। और वीक एसिड आपका क्या होता है? तो वीक एसिड सबसे पहली बात तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, यहां पर कंप्लीट की जगह क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएशन होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, यानी कि पूरी मात्रा में नहीं टूटेंगे, बहुत कम मात्रा में टूटेंगे। इसके बाद इनका जो डिसोसिएशन है या जो इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, वीक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है आपकी, डिपेंड ऑन के ए वैल्यू। ठीक है, के ए का मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड कर दिए। मान लेते हैं आपके पास में दो कोई कंपाउंड है, दोनों के दोनों वीक एसिड है, तो ऐसा तो नहीं कि इनमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? जैसे कि आपका मान लेते हैं कि एक आपका एसिड है HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड या फ्लोराइड एसिड। दूसरा आपका है HCl। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपका HF है, एक आपका HCl है, दोनों के दोनों वीक एसिड है, लेकिन इनमें आपका स्ट्रॉन्ग होता है HF। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? ये डिपेंड करता है आपके Ka वैल्यू पर, क्योंकि HF की Ka वैल्यू आपकी HCl से ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? HF की Ka वैल्यू HCl से ज्यादा होती है, तो ये क्या है? HCl के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड आपके HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक वीक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दैट मीन जो इनकी स्ट्रेंथ होती है, वीक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड किस पर करती है? Ke वैल्यू पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल की बात करता हूँ। आपका है एसिटिक एसिड CH3COOH, आपका HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। ओके, अगर आप इसका डिसोसिएशन करते हैं CH3COOH का, तो यहाँ पर आपको ऐसा सिंबल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आपका बनता है CH3CO- प्लस H+। अब ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिंबल आपको इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट आयनाइजेशन होता तो आपका ये सिंबल लगता, सिंगल एरो लगता। यहाँ पर डबल एरो है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है। इसी की वजह से क्या होता है? इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। और इसकी जो Ka वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, दिस इज द Ka वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। तो आप लोग समझ गए, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कंप्लीट डिसोसिएशन, और वीक का मतलब क्या है? पार्शियल डिसोसिएशन। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? ठीक है, सेम डेफिनेशन है आपकी, इनका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कंप्लीट क्या होगा? डिसोसिएशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ऐसा ही आपका यहाँ पर होगा। दूसरी बात बस यहाँ पर चेंज क्या होगा? ये सॉल्यूशन की पीएच को क्या कर देगा? बेसिक पीएच में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन होने के बाद में यहाँ पर क्या आएंगे? आपके OH- आएंगे। यहाँ पर H+ आ रहा था तो पीएच आपकी एसिडिक हो गई, यहाँ पर OH- आ रहा है तो पीएच आपकी बेसिक हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों उसके एग्जांपल है। अगर आप इसका डिसोसिएशन देखते हैं KOH का, तो ये आपका कंप्लीट डिसोसिएट होता है K+ OH- में। अब ये साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है? सिर्फ आगे की तरफ टूट रहा है, बढ़ रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो, Ka वैल्यू हमेशा वीक की निकाली जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की नहीं निकाली जाती। Ka वैल्यू आपकी तभी निकलती है जब इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, है ना। आपने पढ़ा है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो क्या कहलाता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। तो ये वैल्यू आपकी तभी निकलती है जब थोड़ा फॉरवर्ड हो रहा हो, थोड़ा बैकवर्ड हो रहा हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है? बैकवर्ड नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे Ka और Kb वैल्यू निकालना डिफिकल्ट होता है। ओके, तो सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वीक बेस के बारे में। वीक बेस के बारे में, तो वीक बेस में क्या है? आपका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, क्या होगा? आपका पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली नहीं टूटेगा, बहुत कम मात्रा में टूटेगा। दिस इज द पार्शियल डिसोसिएशन। इसके बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है आपके वीक बेस की, वो किस पर डिपेंड करेगी? Kb पर, Kb वैल्यू पर। Kb मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस।
ठीक है। अगर आप कहीं दो वीक बेस का कंपैरिजन कर रहे हो तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा जिसकी केबी वैल्यू ज्यादा होगी, वीक कौन होगा जिसकी केबी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल आपका NH4OH है, ठीक है, आपकी अमोनिया है। अगर आप NH4OH का डिसोसिएशन करते हैं तो ये आपको इस तरह की रिएक्शन देता है, यानी कि NH4 प्लस OH माइनस, और इसकी केबी वैल्यू होती है आपकी 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका रिवर्सिबल साइन है जैसे कि यहाँ पर था। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, और यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम की वजह से हम क्या कर सकते हैं, केबी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। सिमिलर होता है दोनों का, ठीक है। केबी या के ए की डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट बेसिकली होती है मोल पर लीटर, तो आप लोग याद रख सकते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मुझे लगता है आपको इन चारों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लासिफाइड करके दिखा देता हूँ, दूसरा मार्कर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जो आपके टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं, वो बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन करा सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हमको कैसा पता लगेगा कोनिकल फ्लास्क में कौन है। देखो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में कई तरीके से आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, तब वहां पर आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि उसने 2 सिर्फ कंपाउंड दिए हैं, उसने ये नहीं बताया कि कौन किसके अगेंस्ट में है। या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब जिसका नाम पहले लिखा है, ठीक है, सिंपल में करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। या क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, या स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इन 4 तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब जिसका भी नाम पहले लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, चारों बार स्ट्रॉन्ग एसिड पहले बोला, तो कोनिकल फ्लास्क में वो नीचे रहेगा जिसका नाम मैंने पहले बोला है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आपका टाइप होता है, देखो पहले तो हमने इन दोनों की रिएक्शन करा दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा हमारे पास वीक एसिड है और हमारे पास वीक बेस है। तो पहले मैं इन दोनों का टाइट्रेशन करा सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर मैं इन दोनों का करा सकता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, फिर मैं इन दोनों का करा सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, और फिर मैं इनका करा सकता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर 4 टाइप निकल के आते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, वीक बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तीसरा टाइप हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। और लास्ट हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। दोनों के दोनों वीक है यहाँ पर, वीक बेस टाइट्रेशन, ठीक है। समझ गए ये बात। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि आपको एक बात और समझानी पड़ेगी यहाँ पर। देखिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, इसका एंड पॉइंट हमेशा 7 पर आता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट हमेशा कहां पर आएगा, 7 पर आएगा, ठीक है। दूसरी बात है, जो यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आपका हमेशा लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। समझाता हूं क्यों होगा, रीजन भी बताएंगे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर आपका इक्विवेलेंट जो पॉइंट होगा वो आपका हमेशा होगा ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7।
वीक एसिड वीक बेस में आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो आपका डिपेंड करेगा किस पर, के ए एंड के बी की वैल्यू पर। अब बात समझिए क्या है। देखो सिंपल से अगर लॉजिकली कॉमन सेंस की बात की जाए तो जो स्ट्रॉन्ग है आपकी पीएच उधर ही मुड़ जाएगी। यानी कि मान लेते हैं अगर आपकी दो बाइकों के बीच में क्या हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, एक आपके पास में स्प्लेंडर प्लस है, एक आपके पास में बुलेट है, तो कौन उसको अपनी तरफ खींचेगी, बुलेट खींचेगी। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच आपकी एसिडिक हो जाएगी एंड पॉइंट पर, यानी कि 7 से कम आएगी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, ठीक है, तो आपकी पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी। तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट भी क्या होगा, 7 से ज्यादा पर आएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों स्प्लेंडर है तो क्या होगा, कोई किसी को नहीं खींच पाएगी, आपकी पीएच क्या होगी, न्यूट्रल मीडियम पर आएगी, ठीक है, 7 पर ही आएगी। वीक एसिड वीक बेस में क्या होता है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू मतलब है किसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। अगर एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है यानी कि के ए की वैल्यू ज्यादा है आपकी, तो आपकी पीएच क्या होगी, एसिडिक हो जाएगी, 7 से कम आएगी। अगर के बी की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी पीएच एंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर 7 से ज्यादा आएगी। यानी कि वीक एसिड और वीक बेस हमने दो कंपाउंड लिए। अब ये वीक एसिड इस वीक बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसकी के ए वैल्यू इसकी के बी वैल्यू से ज्यादा है, तो एंड पॉइंट आपका 7 से कम पर आएगा। अगर के बी वैल्यू के ए से ज्यादा है तो एंड पॉइंट आपका 7 से ज्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन कि के ए वैल्यू आपकी ग्रेटर है और के बी वैल्यू आपकी कम है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका एंड पॉइंट आपका हमेशा 7 से कम होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, के ए की वैल्यू कम है, के बी की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से ज्यादा आएगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि के ए आपका के बी के बराबर है, तो आपका एंड पॉइंट 7 पर आएगा। यानी कि इस वीक एसिड और वीक बेस में 3 कंडीशन बन सकती है। दोनों के दोनों वीक हैं। अब ये देखना है कि इन दोनों वीक में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा आपकी पीएच उधर ही चली जाएगी। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से कम पर आएगा। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से ज्यादा आएगा। अगर दोनों बराबर है यानी कि दोनों पूरी मात्रा में वीक है, दोनों बराबर वीक है, तो आपका एंड पॉइंट 7 पर ही आएगा। समझ रहे हो बात? तो यही आपको समझाना चाहा था यहाँ पे। अब बेसिकली आपका ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ। एक आपका कर्व बनता है, प्लॉट बनता है, आपका ये बनता है जहां पर आपके नीचे आपकी होती है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, जो ब्यूरेट में रहता है उसकी वॉल्यूम, और यहाँ पर आपकी, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो वाई एक्सिस पर आपकी रहती है पीएच। पीएच किसकी होगी, जो आपके कोनिकल फ्लास्क में है। अब कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। आपने ब्यूरेट में क्या लिया है, बेस लिया है, नीचे आपने एसिड लिया है, तो आप जैसे ही ऊपर से वॉल्यूम डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अभी तक नीचे क्या थी आपकी एसिडिक पीएच थी, ऊपर से बेस आ रहा है, तो पीएच क्या होगी, धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, यानी कि बेसिक होती जाएगी। तब तक बेसिक होगी वो जब तक वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ना हो जाए। अगर उसके बाद भी डालोगे तो और ज्यादा बेसिक हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं कि नीचे आपका क्या है, ऊपर आपका NaOH है और नीचे आपका क्या है, HCl है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, पीएच भी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पीएच में आपके सडन चेंजेस आएंगे, एकदम से पीएच आपकी बढ़ेगी और एक टाइम पर क्या होगा, अगेन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है जहां पर ये शार्प चेंजेस दिखा रही है, जहां पर आपकी पीएच सडनली या शार्पली चेंज हो रही है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन रेंज। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन रेंज। मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज द इन्फ्लेक्शन रेंज, ठीक है। ये क्या होती है, इन्फ्लेक्शन रेंज। और इस इन्फ्लेक्शन रेंज का मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, आपका एंड पॉइंट होगा। यानी कि एंड पॉइंट ना बोल के हम इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस बता रखा है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जहां पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है, और एंड पॉइंट वो होता है जहां पर इंडिकेटर कलर चेंज करता है, तो हम इसको इक्विवेलेंस पॉइंट मानेंगे। तो ये मिड पॉइंट ही क्या है, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक धीरे धीरे आपका बेस आता गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक टाइम पर HCl आपका कन्वर्ट होने लगा कंप्लीटली किसमें, NaCl में।
NaOH के साथ में रिएक्शन करके, और धीरे 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 यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब कोनिकल फ्लास्क में HCl नहीं बचा क्या है, इंडिकेटर। अब इससे आगे जो रिएक्शन होगी वो इंडिकेटर और बेस के बीच में होगी, क्योंकि HCl तो खत्म हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंजेस है ये आपका क्या है, इन्फ्लेक्शन रेंज है, यहाँ से यहाँ तक की। तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि ये इन्फ्लेक्शन रेंज क्या है, क्योंकि ग्राफ आप लोग ऐसे और ऐसे बना सकते हो, यानी कि अगर एसिड नीचे होगा तो ग्राफ आपका नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि पीएच बढ़ेगी आपकी। अगर नीचे बेस है तो ग्राफ आपका ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि पीएच आपकी घटेगी। ये तो एक नॉर्मल सेंस है, नॉर्मल बातें हैं। मेन चीज क्या है कि ये मेन शार्प जो चेंजेस हो रहा है, पीएच आपकी एकदम चेंज हो रही है, ये किस पीएच रेंज से लेकर किस पीएच रेंज के बीच में हो रही है, ये जानना जरूरी है। इसी को हम जानेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। और इसका फायदा क्या होगा, इस इन्फ्लेक्शन रेंज के बीच में ही हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, यानी कि ऐसा इंडिकेटर यूज करते हैं जिसकी पीएच रेंज इस इन्फ्लेक्शन रेंज के बीच में आती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। तो गाइस इसके बारे में हम लोग डिटेल में इंडिविजुअली बात करेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। अगर आप लोग किसी IIT या किसी अदर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको और भी ज़्यादा टाइप देख सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से आपके चार टॉपिक या 4 टाइप इनफ है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे इनके एंड पॉइंट 7 पर आते हैं, क्यों 7 से कम आते हैं, क्यों 7 से ज़्यादा आते हैं। साथ साथ ये भी देखेंगे कि सबका ग्राफ कैसा बनेगा, सबका कर्व कैसा आएगा। सो गाइज stay tuned, and if you feel any problem in this topic, basically this is the basic introduction, तो उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको डाउट होता है so please mention in the comment box, I will try to solve it, and thank you so much.